हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क है जहां आवाम अपनी मर्जी और पसंद के लीडर मंतखब करते हैं। हमारी जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि यहाँ बरसर इक़्तिदार और अपोजिशन पार्टियों दोनों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन हालिया दिनों में अपोजिशन पार्टियों के सीएम की साथ हुई हुटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोई इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहा है तो कोई इसे जमहूरियत पर हमला बता रहा है। पेश एक रिपोर्ट। पहले हरियाणा के सीएम हुड्डा, फिर जेएमएम लीडर और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की हुटिंग। दोनों ही वज़राए आला के साथ उस वक्त हुटिंग की गई जब किसी सरकारी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी के साथ स्टेज पर बैठे थे और तकरीर करने के लिए पोडियम पर खड़े होने ही जा रहे थे। तभी पब्लिक में बैठे लोगों ने हुटिंग शुरू कर दी और ठीक से बोलने तक नहीं दिया, जिससे मुखालिफ पार्टी के लीडरों का नाराज होना लाजमी है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है और इसका मकसद असेंबली इंतखाबात के लिए मोदी की हवा बनाए रखना है, जो पिछले कुछ दिनों में खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए जिस संघीय ढांचा का वो वकालत करते हैं। मुझे तो लगता है ये सिस्टम का बलात्कार है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ऐसी हरकतों से ये जतलाने की कोशिश कर रही है कि मोदी का जादू अब भी बरकरार है। हालांकि सच्चाई ये है कि जो लोग पहले नमो नमो का जाप अलाप रहे थे वो अब पछता रहे हैं, जबकि जेडीयू इस तरह की हरकत को जमहूरी ढांचे के खिलाफ मानती है और इसे मुल्क के फेडरल सिस्टम पर हमला करार दे रही है। प्री प्लान है, साजिश है और इसके लिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि फौरन कदम उठाएं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री की मीटिंग में दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह का सलूक होगा, कौन मुख्यमंत्री उनकी मीटिंग में जाएगा? और ये देश के हित में नहीं है। ये जो फेडरलिज्म है उससे गहरी चोट पहुंचती है। जबकि बीजेपी सफाई दे रही है कि रियासती हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, जो इस शक्ल में सामने आ रहा है। यदि जनता किसी शासन से खुश ना हो तो कई बार बड़ी सभाओं में भी खड़े होकर के अपना विरोध जाहिर करती है और ये सभी राजनीतिक लोग इसे स्वीकार करते हैं। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब झारखंड, ये तीनों ऐसी रियासतें हैं जहां कुछ दिनों बाद असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और यहां बीजेपी इक़्तिदार से दूर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मोदी का जादू लोगों पर इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि उनके सामने किसी दूसरे लीडर को लोग देखना ही नहीं चाहते, या फिर बीजेपी ऐसी घटिया हरकत करवा रही है जिसका मकसद मोदी की हवा बनाए रखना है। अगर वाकई बीजेपी ऐसा जानबूझकर करवा रही है जो बाईद अस कयास भी नहीं, तो ये हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से एक के बाद एक जितने भी वज़ीर आला वज़ीर आज़म के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की हुटिंग हो रही है। बिल्कुल ये लगता है कि या तो ये सोची समझी साजिश हो सकता है कि अगली पंक्ति में कुछ लोग होते हों जो किसी एक खास पार्टी के होते हों और उन लोगों ने इस तरह का हंगामा किया हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की चीजें जमहूरी निज़ाम में, खास करके जहां फेडरलिज्म है, जहां हिंदुस्तान में जिस तरह का निज़ाम नाफिज है, वहां ये चीज कितनी जायज है? हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान मौजूद हैं। शुरू करते हैं बातचीत उन्हीं से। आलोक शर्मा जी से जानना चाहते हैं कि उस पूरे तनाजे को किस तरह से देखते हैं। आलोक शर्मा, देखिए, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी कुछ हुआ है। 3-4 राज्यों के अंदर आपने देखा है और एक परंपरा सी डलती हुई नजर आ रही है। इसका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी से राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हो, लेकिन ये पूरी तरह से संघीय ढांचा जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सीधा सीधा आघात है और ये पूरी तरह से साजिश के तहत किया जा रहा है। जब मोदी जी जा रहे हैं, इससे पहले क्या भारत के अंदर प्रधानमंत्री नहीं हुए थे? मोदी जी से पहले भी तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं और विपक्षी दलों की सरकारें भी रही हैं, लेकिन इस तरह से हुटिंग का माहौल कभी नहीं बनाया गया है। ये 2-3 शब्द हैं जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जिनका सहारा ले रही है। वो कह रहे हैं कि साहब ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है कि अगर मुख्यमंत्री जो हैं वो स्टेज प्रधानमंत्री के साथ शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पर वो कार्यक्रम सरकार का था, केंद्र सरकार का था और मुख्यमंत्री ने वहां पर एक मेहमान के तौर पर वहां पर शिरकत की थी। तो एक मेहमान के साथ इस तरह का अगर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी प्रेजेंस में अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। लेकिन आलोक जी, ये भी तो हो सकता है कि जिन स्टेट्स में इस तरह की बात हो रही है, अगर हम हरियाणा की बात करें, कैथल की बात करें, तो ये भी तो हो सकता है, सारे लोगों को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लोग नाराज भी हैं, कांग्रेस की हुकूमत से हो सकता है कि लोगों की जो नाराजगी
है वो इस तरह से निकल रही हो? देखिए, नाराजगी हो सकती है किसी भी हुकूमत से, किसी भी वजीर आला से, किसी भी वजीर आजम से, कभी भी किसी की जनता की पूरी तरह से नाराजगी हो सकती है, लेकिन नाराजगी इजहार करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप ये देखिए कि एक मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य का अपना मालिक होता है, वो चुना हुआ मुख्यमंत्री है। आज उसके खिलाफ लोग नाराज तो हो सकते हैं ना, और मान लीजिए दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री कहे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाने के लिए लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, भगदड़ मच जाती है, तो आखिर में आकर किसकी बेइज्जती होगी? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो सम्मान होता है देश के अंदर उस मंच के ऊपर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। आप इस तरह ये बात कहना चाह रहे हैं आलोक शर्मा जी कि इस तरह की चीजें अगर होती रही तो जो चीफ मिनिस्टर की हिमायती हैं और वो लोग जो उनके मुखालिफ हैं, इनमें झगड़ा हो जाए, इनमें किसी तरह की बात हो जाए, पीएम की मौजूदगी में सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं और एक माहौल बिगड़ने की बात हो सकती है। चलिए, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे तनाजे को या जो एक नई रिवायत शुरू हो रही है, एक नई जो परंपरा परिपाटी शुरू हो रही है, उसको कैसे? देखिए, इस बार जो जनरल इलेक्शन हुए उस वक्त से हम बराबर देखते आ रहे हैं कि हमारे सियासी लीडरों ने और मुख्तलिफ पार्टियों ने सियासत को जिस निचली सतह तक ले गए तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस मर्तबा इलेक्शन में भी ऐसा रोल सियासी पार्टियों का नजर आया और जिस तरह की भाषा बोली जा रही थी, जिस तरह का तरीका अख्तियार किया जा रहा था, और उसके बाद एक नई सरकार बनी है और नई सरकार का एक बैकग्राउंड है और नई सरकार जिस तरह से आई है, और अब ये देखा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में कुछ रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं और उनको देखते हुए जहां बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टीज की हुकूमतें हैं, वहां जिस तरह से दौरे हो रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो उन्हीं स्टेट्स में हो रही हैं जहां कांग्रेस की सरकार है या कम से कम बीजेपी की सरकार नहीं है? जी, ये बात बिल्कुल साफ नजर आता है कि इन घटनाओं के पीछे हुटिंग जैसी जो घटनाएं हैं इस वक्त जो हो रहा है उसमें ये साफ नजर आता है कि बीजेपी के फेवर में आने वाले रियासती इलेक्शन में हवा बनाने की कोशिश के तौर पर ये भी तो हो सकता है कि लोग हुडा से नाराज हो सकता है कि हेमंत सोरेन से नाराज हो, इसलिए लोग ये बात कह रहे हैं। नहीं, नाराजगी के इजहार में तो उनकी जब अलग से सभाएं होंगी, जब दोनों एक साथ हों और उस वक्त जब हुटिंग होती है उसके माने अलग लगाए जाएंगे। हुडा की सभाएं अलग से भी हो रही होंगी और भी चीजें हो रही होंगी, लेकिन वहां अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अगर ये हो रहा है तो ये साफ शक जाता है कि चूंकि प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी से आते हैं और ये इस तरह का जो व्यवहार है ये हमारे संघीय ढांचे का एक तरह से अपमान है। और हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार चुनी हुई जो सरकार है वो किसी पार्टी की नहीं रहती है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। ये बात हमारे लोगों को, सियासी लोगों को और उनके कार्यकर्ताओं को समझनी भी चाहिए और समझानी भी चाहिए और एक दूसरे पार्टी के लोगों का रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को। ये बात आज जो बरसर इख्तिदार है कल हो सकता है कि अपोजिशन में बैठे हैं और जो आज अपोजिशन में बैठे हैं हो सकता है कल वो हुक्मरान हो और हुक्मरान इख्तिदार में आ जाए। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन आसिम वकार साहब लखनऊ से। पहले उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं, फिर अजय साहब के पास जाएंगे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के लिए। आसिम वकार साहब, यहाँ पे कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं और जमात इस्लामी के तर्जुमान हैं, ये दोनों ये कह रहे हैं जिस तरह से एक के बाद एक हर स्टेट में जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां अगर भाजपा की सरकार नहीं है तो उसके जो वजीर आला हैं उनके साथ हुटिंग का इंसिडेंट हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ये लगता है कि ये वो राज्य हैं जहां एक तो उनकी सरकार नहीं है और वहां इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या ये आप पूरे तनाजे को इलेक्शन से जोड़ करके देखते हैं या कहीं से ये भी तो हो सकता है कि शायद मोदी इतने मकबूल हो गए हैं कि दूसरों को लोग देखना नहीं चाहते हैं? वकार साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, जब होगा तो फिर उनके पास चलेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी अजय कुमार साहब। अजय से जानने की कोशिश करते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट वो इसको कैसे देखते हैं। जो सवाल मैंने किया था आसिम वकार साहब से, आपसे जानना चाहूंगा क्या आप भी ये समझते हैं कि एक सियासी साजिश है या ये भी मुमकिन है, ये भी इम्कान है कि शायद मोदी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और जो दूसरे लीडरान हैं वो उस कैटेगरी में या उस लेवल में नहीं आ पाए हैं इसलिए उनकी वोटिंग हो रही है? देखिए, पहली बात जो सलीम साहब ने एक बात कही मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया था और आपके एक प्रोग्राम में मैंने ये सवाल जी आ रही है
कि एक दूसरे के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है उससे हमारे बच्चे, हमारे युवा लोग क्या सीख रहे हैं। तो आप ऐसा कोई माहौल क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं कि एक डेडलाइन तो आप कर सकते हैं कि यहां के बाद ये कट ऑफ डेडलाइन है, लेकिन आपने जो माहौल को विषाक्त किया है उसमें सारे सियासी दल शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा सिर्फ अकेले शामिल है, उसका परिणाम और कुपरिणाम, यानी आप ये कह रहे हैं जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो माहौल बदला है, जिस तरह से पोलराइज हुई है चीजें और जिस तरह से माहौल में एक तरह का तनाव आया है, उसकी अक्कासी है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर चुनाव हिंदू मुसलमान के सवाल पे लड़ा जाता है, आप अपने जो भी सियासी दल हैं अपने फायदे के लिए अगर समाज में तनाव उपलब्ध करते हैं, आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई करते हैं, आप भाजपा वर्सेस कांग्रेस दुश्मन की तरह लड़ते हैं, तो उसका परिणाम तो चुनाव के बाद देखना पड़ेगा। तो एक तो मैं ये जो घटना हो रही है उस विषाक्त माहौल से जोड़ के देखता हूं। अच्छा, जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा उसके अलावा कि घटना की पुनरावृत्ति हुई, हरियाणा में ऐसा हो गया तो मैं आपकी बात मान सकता हूं कि चलिए शायद हुड्डा साहब से नाराजगी है और मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं इसलिए वहां की जनता ने विरोध कर दिया। लेकिन वही चीज महाराष्ट्र में होती है और वही चीज झारखंड में होती है। तो ये जो एक लाइन है ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है फैसल साहब। और अगर इसमें भाजपा शामिल नहीं है जैसा कि उसके नेता कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री अविलंब इस बात की कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना करें, अपना स्टैंड क्लियर करें कि और कम से कम इसकी पुनरावृत्ति आगे नहीं रोकी जानी चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री की नीयत की बात है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री आए, जिस माहौल में आए, चुनाव जीत करके आए, 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही थी उन्होंने। लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम एक टीम है, टीम के तहत हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इस पे हम वापस आएंगे कि पीएम और सीएम टीम है। इलेक्शन के दौरान भी नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते रहे कि पीएम और सीएम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक पीएम दिल्ली में होगा और बाकी के जो सीएम है वो भी पीएम ही की तरह हैं और उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन तर्जुमान आसिम वकार साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कल के उनको नरेंद्र मोदी साहब वहां आए, लखनऊ आए या उत्तर प्रदेश आए और वहां अखिलेश यादव के साथ भी इसी तरह की कोई चीज हो। पूरे तनाजे को कैसे देखते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां उनके अलावा लोग किसी और को सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, लोग हुटिंग करते हैं। क्या ये हुटिंग साजिश है या लोगों का गुस्सा उस राज्य के वजीर आला के खिलाफ है वो दिखता है, या नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा मकबूल होते जा रहे हैं? देखिए फैसल साहब, आप बहुत अच्छे विषय पर आज बहस करा रहे हैं। जब सरकारें बन जाती हैं, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो हम उसको, भले ही उस पार्टी के हो या ना हो, लेकिन हम उसको अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मानते हैं और उसको उसकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक टेंडेंसी है वो इनकी टेंडेंसी है प्रोपेगेंडा, दूसरे दलों को दबाकर और अपने दल को ऊंचा करके और अपने लोगों को आगे करके कुछ ऐसे काम करना जिससे ये न्यूज में बने रहें। दूसरी बात, ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये दूसरे दलों को बदनाम करके, गलत बयानी करके, झूठ फरेब करके ये दलों को बदनाम करें और उसके बाद ये इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट हासिल करें। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से हुड्डा जी का और जिस तरह से झारखंड में सोरेन जी का इन्होंने विरोध किया लोगों ने वहां पर, ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, ये इनकी नीति का एक हिस्सा है और ये जानबूझकर किया गया है। लेकिन मुझे ये कहना है कि ऐसा ना हो। लेकिन ये बताइए आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया वकार साहब, लेकिन ये बताइए जिस राज्य का वजीर आला है, जिस राज्य का चीफ मिनिस्टर है, उसके हिमायती भी तो उन सभाओं में रहते होंगे, तो फिर वो क्यों खामोश रहे? मैं जवाब दे रहा हूं आपको जी, मैं इसी बात पे जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं बताऊं आपसे, देखिए मुख्यमंत्री जब वजीर आला ने अपने लोगों से यह बात नहीं कही होगी कि जब वजीर आजम आए तो तुम लोग वोटिंग करना। अच्छा।
क्योंकि उन लोग के दिमागों में भी इस तरह की रणनीति नहीं रहती है। मैं आपसे यही बताना चाह रहा था कि अगर स्टेट में जाएं, किसी स्टेट में प्रधानमंत्री जी जाएं और उस स्टेट में ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां नहीं है, या पूरे हिंदुस्तान में 31% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि जब ये लोग आए और आने के बाद मुख्यमंत्री पर हुटिंग हो, तो जिस दल के मुख्यमंत्री पर हुटिंग हो रही है उस दल के कार्यकर्ता भी अगर वहां उस मजमे में, उस हुजूम में हुटिंग का जवाब हुटिंग से दें और फिर बदमजगी फैले और फिर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो जाए, तो भी ये भारतीय जनता पार्टी एक इल्जाम तराशी करेगी कि देखिए इस स्टेट की कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, प्रधानमंत्री मौजूद थे और मुख्यमंत्री अपनी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाए और उसमें इस तरह से झड़प। आपने बहुत अहम बात कही है, वकार साहब इसी तरफ इशारा कर रहे थे आलोक शर्मा भी, कांग्रेस के स्पोक्समैन, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं आयद हो जाएगी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि उसकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में इस तरह की चीज हुई। लेकिन यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं और हर रंग का अपना अलग चार्म होता है। जब रिश्ता इतना अनोखा हो तो हर मुकाम तुम्हारा है। आज की लड़कियां कहती हैं ये पल हमारा है। तो देखना न भूले 1 सितंबर से सोनी का नया चैनल सोनी पल। विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। विवेकानंद की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले राजस्थान के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 6 सितंबर को जयपुर में। समय उद्यमी 2014 प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू, पावर्ड बाय राजेश मसाले, रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। एसोसिएट स्पॉन्सर एक्वासॉफ्ट आरओ एंड वाटर प्यूरिफायर, बूंद बूंद में विश्वास। Co-associate sponsor ICL Group, your career with image. Knowledge partner NSIC. Industry partner BSE SME. Print partner राष्ट्रीय सहारा और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। International telecast partner आलमी समय। माइडिया 100 की पहल। जो आप लोगों को लग रहा था कि कोई जंगली जानवर या पैंथर है, वो दरअसल एक ब्रह्म राक्षस है। विवेकानंद ने कहा था, एक विचार का दामन थामिए और उसे अपनी जिंदगी बना दीजिए। विवेकानंद की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले राजस्थान के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 6 सितंबर को जयपुर में। समय उद्यमी 2014 प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू, पावर्ड बाय राजेश मसाले, रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। एसोसिएट स्पॉन्सर एक्वासॉफ्ट आरओ एंड वाटर प्यूरिफायर, बूंद बूंद में विश्वास। Co-associate sponsor ICL Group, your career with image. Knowledge partner NSIC. Industry partner BSE SME. Print partner राष्ट्रीय सहारा और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। International telecast partner आलमी समय। माइडिया 100 की पहल।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम जानने की कोशिश कर रहे थे क्या वजह है, क्यों जहां जहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उस रियासत के जो वजीर आला हैं उनकी हुटिंग हो रही है। क्या ये एक सियासी मसला है, क्या ये एक सियासी साजिश है, या लोगों का गुस्सा उस स्टेट के वजीर आला के तई वो दिख रहा है। लेकिन जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनका ये मानना है, यहाँ तक कि जो न्यूट्रल एक जर्नलिस्ट है अजय कुमार, उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक सोची समझी एक रणनीति, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के तहत बीजेपी के लोग कर रहे हों। जो भी हो, लेकिन एक चीज बिल्कुल दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर में टकराव की स्थिति दिख रही है। हमें याद है कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर जो आज है नरेंद्र मोदी, वो उस वक्त कहते थे कि अगर वो बरसरे इख्तिदार आए तो एक प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, हर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी प्राइम मिनिस्टर के बराबर होगा और स्टेट सेंटर रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा। लेकिन आज 3 महीने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि स्टेट और सेंटर में कहीं ना कहीं तसादुम है और कहीं ना कहीं तकरार है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह का रिलेशन डेवलप कर रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में, ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल टकराव की तरफ जा रहा है? और वो जो नरेंद्र मोदी का जो नारा था कि हम ये सबको साथ लेके चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर और सीएम में कोई मतभेद नहीं होगा, उनको भी हम पीएम का ही ट्रीटमेंट देंगे, वो सारी बातें कोरी बातें निकली। अगर मैंने ये कहा कि घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं सवाल तो उठा रही है, और अगर इसमें भाजपा एज ए पार्टी इन्वॉल्व भी है और प्रधानमंत्री इससे अलग सोच रखते हैं, तो इस बात पे उनका बयान आना चाहिए। और आने वाले दौर में अब वो समझ रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है, जैसा कि कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, कि कानून और मसला का बड़ा सवाल हो सकता है। क्योंकि देखिए, अब एक बात और निश्चित है कि तीसरे के बाद अब ये चौथी घटना अगर कहीं होगी जी, तो जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अब तैयारी से जाएंगे। अब मुख्यमंत्री भी तैयारी से जाएंगे कि भाई जब प्रधानमंत्री इसका सीरियस नोट नहीं ले रहे हैं और इसको रोका नहीं जा रहा है, तो आने वाले दिनों में ये मसला बढ़ सकता है। हाँ, ये बढ़ेगा, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा, जो संघीय ढांचे के लिए खतरनाक होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री की अभी भी नीयत पे शक नहीं कर रहा हूं। मैं यह देखना चाहूंगा कि लाल किले के प्राचीर से उन्होंने पीएम एंड सीएम 3 का जो नारा दिया है, मेक इन इंडिया का जो नारा दिया है, उसके प्रति वो गंभीर हैं और यथाशीघ्र इस पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये आपको ऐसा लगता है कि शायद इसकी तरफ संजीदा होकर के नरेंद्र मोदी सोचेंगे और शायद ये मसला कर सकता है? मैं अभी आशावान हूं, क्योंकि एक पूरी लंबी फहरिस्त है। देखिए, भाजपा वो दल है जो कि अभी तक कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस निरंकुशवाद है, कांग्रेस में हमेशा कांग्रेस पे ही इल्जाम लगाया कि जब कांग्रेस आती है तो स्टेट को कमजोर करती है और स्टेट में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। इसीलिए कि आप उस मर्ज के शिकार रहे हैं, आप उस सजा को भुगत चुके हैं, तो कम से कम आपके अंदर वो बड़ा दिल होगा, आपके अंदर वो बड़प्पन होगा कि आप इस देश के राज्यों को साथ में लेकर प्राइम मिनिस्टर जैसा स्टेटमेंट उन्होंने पहले दिन पार्लियामेंट में भाषण में दिया, आपने देखा होगा, उन्होंने संघीय ढांचे की बदलाव की, सब लोगों को इज्जत दिया, सोनिया गांधी को इज्जत दिया। मतलब उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई खत्म हो गई। आप उस भाषण को भी याद करें, उन्होंने कहा वो एक लेकिन ये बात तो आप कह रहे हैं कि तलखियां ये कहा कि लड़ाई खत्म हो गई, इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी को देखिए तो लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के जितना तनाजा हुआ और आज तक वो मुद्दा तय नहीं हो पाया है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कहनी और कथनी और करनी में फर्क है। इंजीनियर सलीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का तसादुम हो रहा है और जिस तरह की बात आलोक शर्मा ने भी की, समाजवादी पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं आसिम वकार साहब, उन्होंने भी कही और अजय ने भी यही बात कही कि हो सकता है कि अगले जो मीटिंग हो उसमें ये लोग मिल करके आए, उनके हिमायती भी हैं और एक झगड़े जैसी स्थिति, एक लॉ एंड ऑर्डर जैसी हालात हो सकते हैं। क्या ये मामला सिर्फ उतना ही रहेगा या ये सरकार के काम करने पर भी डिपेंड करेगा? याद रहे कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसमें एक यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है और इसमें बिल्कुल क्लियर चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर स्टेट और सेंटर के रिलेशन इस तरह से होंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के काम करने में तसादुम हो सकता है। देखिए, एक बात तो अभी पीएम साहब को अपना अहदा संभाले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और अभी तक उन्होंने सिर्फ घोषणाएं और ऐलान किए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। बातों पर तो यही कहा जाएगा कि अच्छी बातें की है। 15 अगस्त को भी, बातों का क्या? हाँ, 15 अगस्त को भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन अब देश की जनता ये देखना चाहेगी कि उन बातों के पीछे एक्शन क्या है। लेकिन अभी थोड़े से वक्त में जो बातें और एक्शन में जो तालमेल नजर आना चाहिए, हमको लगता है कि उसका उल्टा नजर आ रहा है।
एक तरफ कहा गया सबका साथ सबका विकास, लेकिन बातें कुछ ऐसी की जा रही हैं कि लोगों को अलग करने की कोशिश हो रही है। संघीय ढांचे का आदर करने की बात, दूसरे प्रधानमंत्रियों के आदर की बात, तो अब दूसरी पार्टियों के साथ जिस तरह की चीजें हो रही हैं उससे लगता है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने ये रणनीति शायद बनाई हो कि प्रधानमंत्री तो बड़े शरीफाना अंदाज में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते रहेंगे और उनके लोग और उनकी जो पार्टियां हैं, मतलब अलग अलग सोची समझी एक हाँ, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं चरित्र जानता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं बीजेपी और जिस पार्टी से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और इनका जो बैकग्राउंड है और पिछले इलेक्शन की कैंपेन जो हमने देखी, उससे ऐसा लगता है कि इन्होंने सब तरह के लोग रखे हैं। जहां कुछ और करना हो उस तरह के लोग हैं, जहां हिंसा करानी हो वहां दूसरी तरह के लोग हैं, जहां हिंदुत्व की बात कह रहे हैं। नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और देश के जिम्मेदार नागरिक के नाते कह रहा हूं कि देश की जनता को इन चीजों को देखना चाहिए कि अच्छी बातें करना अलग चीज है और अच्छी बातें करने वालों ही के साथ ही लोग दूसरी बातें कर रहे हैं, तोड़ने की बातें कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोगों का अपमान करने की बातें कर रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अभी तक तो मामला दो पार्टियों के दरमियान है कि बीजेपी और नॉन बीजेपी पार्टियां जहां एक साथ होंगी वहां सीएम की हुटिंग होती है, तो खुदा न खास्ता जब ये बात आगे बढ़ेगी तो पीएम की हुटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो उससे जो चीज बनेगी, यानी पीएम हमारा एक रेस्पेक्टेबल ओहदा है, हम ओहदे को रेस्पेक्ट करते हैं, हम ओहदे को रेस्पेक्ट करते हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जी से और उनकी पार्टी से बहुत शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टरशिप की जो जिम्मेदारी है उस पर कोई भी बैठे उसका एहतराम करते हैं, सीएम कोई भी हो हम उसका भी एहतराम करते हैं। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ने लगी तो मुझे जिस तरह का लगता है बीजेपी और मोदी साहब ने जिस तरह का माहौल बनाया है और उनकी जो एक पैरेलल टीम है, मैं तो ये कहता हूं बीजेपी में भी उनकी एक पैरेलल टीम है जो उनको प्रोजेक्ट करने का काम कर रही है। आगे चल करके ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी और बीजेपी के दूसरे लीडर जब बैठे हों तो दूसरे लीडरों की भी हुटिंग शुरू हो जाए, क्योंकि लोग ये कहेंगे मोदी के अलावा कुछ नहीं है, मोदी साहब के अलावा कुछ नहीं है। तो ये बात यहां तक बढ़ सकती है कि बीजेपी के दूसरे लीडर्स की भी हो सकता है कि ये सिर्फ हो सकती है हिज़्ब इख्तिलाफ की जो लीडरान है उनके साथ पर ले जाने की कोशिश हो। बीजेपी के दूसरे लीडरान को भी इस बात का खदशा हो सकता है, इस बात का खतरा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करेंगे तो उनकी हुटिंग होगी। क्या कहते हैं अजय? देखिए, मैं यहाँ पे फिर एक बात कहूंगा कि कई दफा हम लोग जल्दीबाजी करते हैं एंड ट्राई टू रीड टू मच। जैसे एक रोजे के दरमियान आपके ही चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि रोटी खिलाने का जो मसला था, कांग्रेस ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। तो कांग्रेस के माननीय लोगों से मैंने ये कहा था राज्य आपका है, भवन आपका था, एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकारी आदमी को काम से रोका गया, FIR दर्ज होना चाहिए। अब फिर यहाँ पे एक सवाल आता है, भाई आपको किसने रोका कार्रवाई करने से? सरकार तो आपकी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर ब्रीच ऑफ पीस का कानून का मसला है, कानून शांति व्यवस्था हुआ है, भंग करने का मसला हो सकता है। जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं और चैनल पे चिल्ला रहे हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, आपने उन लोगों को, चलिए उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इनसे जवाब लेते हैं कांग्रेस के, उस वक्त एक मिनट अपनी बात, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मौजूद था। अब तो कैथल से गए हुए प्राइम मिनिस्टर को 3 दिन हो गए, कितनी FIR दर्ज हुई? आप ये कह रहे हैं चुन चुन के लोगों को पकड़ा जाए? जी क्यों नहीं, CCTV कैमरा लगा है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। या आप चीफ मिनिस्टर को झंडा दिखाएं, हुटिंग करें, ये तो भारतीय दंड संहिता। आपने एक बात उठाई है कि आपने क्या अगर ये सही भी है, जिन लोगों ने भी किया, जहां जहां ये वाकयात हुए हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां कांग्रेस बरसर इक़्तिदार है, वहां कांग्रेस FIR दर्ज हुई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? उसे एक और अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर रोकते और भाजपा रोकते तब कहा जा सकता था। आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। अजय साहब ये कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि आप तो उसकी जांच तो कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल जांच कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, कार्रवाई तो कर सकते हैं। आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री के सभा में अगर ऐसी हुटिंग होगी, आप देखिए इलाहाबाद में किस तरह से अखिलेश यादव को पीटा गया था बसपा की सरकार में जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस वाला मौजूद है उसके खिलाफ आपने उसको सस्पेंड किया। ये तो कल सुरक्षा की चूक का मसला हो सकता है, आज हुटिंग हुई है, कल सीएम पे बम चल सकता है। आपने किसके खिलाफ, आपने DGP को क्यों नहीं हटाया? वो क्या कर रहा था,
कैसे ऐसे लोकसभा में आप आए? फिर इनके जवाब लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। अजय जी, ऑर्डर स्टेट सरकार का मसला। अजय जी, हिंदुस्तान में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। नहीं है, मैं यहाँ पर टोकना चाहूंगा फैसल साहब। जी जी बोलिए। मैं आपके पास वापस आता हूं। अजय कुमार का देखिए, इन्होंने कुछ कहा है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के, फिर आपके पास आता हूं। देखिए, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है। हो सकता है आज नाराजगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, कल को दूसरी पार्टी के भी हो, लेकिन ये जो मंच था वो नाराजगी दिखाने का नहीं था। ये मंच इसलिए नहीं था कि आपसे आलोक जी, सीधा सवाल अजय कुमार ने ये किया है कि अगर इस तरह की बात हो भी रही है तो सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकती है, शांति व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसमें उसके बाद जो अफसरान वहां पे सिक्योरिटी को देख रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक सवाल जोड़ दूं आलोक जी से। जी जी। इसका मतलब कि मुझे लोकतंत्र में बोलने की आजादी है तो क्या मैं पार्लियामेंट पे घुस जाऊं? भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पार्लियामेंट पे घुस जाएंगे और सिक्योरिटी से रिलेटेड सरकार चुप बैठेगी। चलिए पहले हम आलोक जी से पूछना है, उसके बाद फिर अजय जी, वहां पर सिक्योरिटी का मैटर नहीं रहा है। इतना जरूर रहा है कि हुड़दंग हुआ है और वो हुड़दंग रुकना चाहिए था, और वो हुड़दंग नहीं रुका है और हुड़दंगियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, हुड़दंग FIR क्यों नहीं लॉन्च हुए? अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज ये चौथा दिन है कैथल के बाद। आप इस पर अगर कार्रवाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं कानून व्यवस्था को कांग्रेस नहीं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, आज मसला कानून व्यवस्था का वहां पर नहीं है। अगर आप FIR लॉन्च करते हैं, कल को वहां पर लाठीचार्ज होता है, भगदड़ होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन बदनाम होगा? क्या आपका प्रधानमंत्री बदनाम नहीं होगा? लेकिन संयम रखना, इस मौके पर संयम रखना ही बेहतर था। आप उसमें वहां पर आग लगी हुई थी, आप चिंगारी और लगा दीजिए उसके अंदर। मैं समझता हूं कि ये और सिचुएशन खराब हो जाएगी। एक मिनट, मेरी बात नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए अब जरा। देखिए, वो मंच नाराजगी दिखाने का नहीं है। क्या आप नाराजगी दिखाएं? वो सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी पैसा उसके अंदर लगा हुआ है। आप देखिए कि राज्य और केंद्र के बीच में तमाम योजनाएं आपस में शेयर की जाती हैं। पैसा प्लानिंग कमीशन या कोई भी बॉडी होती है, सेंटर से जाता है। अगर इस चीज को आप जितना बढ़ाना चाहेंगे, आप 500 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दीजिए, क्या होगा? उससे क्या रिजल्ट आएगा? क्या आपको समाधान मिल जाएगा? मैं कह रहा हूं अगली बार 5000 करनी पड़ जाएंगे आपको। समाजवादी पार्टी की सरकार, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। में क्या हुआ है अजय जी, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये नैतिकता का मामला है। एक राष्ट्रीय दल जिसका प्रधानमंत्री स्टेज पे बैठा हुआ है, उसको अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना चाहिए। हर चीज को FIR, हर चीज को FIR से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये नैतिकता के आधार पर इनको सुलटना होगा। जी चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं वकार साहब। जी वकार साहब। देखिए, मैं यहां पर अभी लखनऊ बैठा हूं। जी जी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बात सुनकर, आधारहीन बात की। जब किसी फंक्शन में नारेबाजी हो तो वहां जो DIG और SP हो उनको सस्पेंड कर दिया जाए या खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी देखिए, पुलिस तब कार्रवाई फेल मानी जाएगी जब हथियार लेकर कोई पकड़ा जाए ऐसे जलसों में। नहीं, लेकिन अगर कहीं हुड़दंग होता है, कहीं भगदड़ होती है, दिल और दिमाग में, जो दिल और दिमाग को पढ़ ले। जी जी बोलिए। कि आदमी अंदर जाने के बाद नारे लगाएगा, किसके फेवर में लगाएगा? दूसरी बात, मैं यहां पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करता हूं। एक मिनट जोड़ दूं बकार साहब। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य में आपकी और भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं बहुत सुकून से आपकी बात सुन रहा था, और लेकिन अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। सभा में भी लोगों ने झंडे फहलाए थे, लोगों ने सभा में फैलाना अलग है, राजनीतिक और चुनावी सभा में आप झंडे दिखाएं अलग चीज है। सरकारी कार्यक्रम में आप इस तरह से करें गलत है। आपके कार्यक्रम में जूता फेंका गया था आपके मुख्यालय। अजय कुमार जी, उस व्यक्ति के खिलाफ वकार साहब, सरकारी कार्यक्रम नहीं था, वहां पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत फर्क है उस चीज के अंदर। आप कोई ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल फंक्शन में, रैली में हुड़दंग होता है, आप नारेबाजी कर सकते हैं। आप देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों के भेद को समझिए, दोनों के फर्क को समझिए। एक सरकारी कार्यक्रम है या एक रैली? आलोक जी आपके पास आएंगे। वकार साहब, मैं इस पर खुलासा करना चाहता हूं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए अजय साहब, आप गौर से सुनिएगा, आपके लिए स्पेशली कह रहा हूं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, इनको ये बात बयान देना चाहिए था कि जिन लोगों ने
इस फंक्शन में इस तरह की हरकतें की हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। अगर ऐसा करेंगे तो कार्रवाई सीधे तौर पर इन लोगों पर होगी। अगर वो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या प्रधानमंत्री इस तरह की बात नहीं करते हैं, तो ये बात सीधी सीधी साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान था बदमजगी फैलाने का और कहीं ना कहीं स्टेट को सेंट्रल के बीच दरार डालने का। वो हर जहां ऐसा ही काम करेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट मजबूर है। अगर प्रधानमंत्री के काम में या में बदमजगी फैलती है तो स्टेट गवर्नमेंट बदनाम हो रही है कि आप फंक्शन ठीक से नहीं कर पाए और आपके यहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, आप कानून व्यवस्था चलाने के काबिल नहीं है। चलिए, आप ये वकार साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्शन लिया जाता है, किसी तरह की बात होती है, चिट भी अपनी कहेंगे कि देखिए आपके यहां तो कानून व्यवस्था का ये हाल है कि प्राइम मिनिस्टर आए और उनकी मीटिंग में इस तरह का हो गया, यानी कहीं ना कहीं कैच 22 की। मैं इसको प्रूव कर रहा हूं आपको मैं प्रूव कर दे रहा हूं इस बात को। आप देखिए, पहले ये क्या करते हैं, ये माहौल खराब करते हैं। आप देखिए, माहौल खराब करने के बाद ये दंगे करते हैं और उसके बाद में खुद ही खड़ा कर देते हैं कानून व्यवस्था की कि प्रदेश है, ये मुख्यमंत्री जो है कानून व्यवस्था संभालने के काबिल नहीं है। चलिए, ये कहते हैं कि स्टेट में, हर स्टेट में कह देते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये इनकी स्ट्रेटजी है। ये बहुत शातिर लोग हैं, ये अच्छे नहीं हैं। ये मुल्क के साथ फरेब कर सकते हैं तो अवाम के साथ फरेब क्यों नहीं कर सकते हैं? इस बात पर कहीं ना कहीं नाराज हो। लेकिन एक चीज और जो लोग कह रहे हैं बार बार कि सलीम साहब ने बीच में ये बात उठाई मैं कहीं ना कहीं कि बिल्कुल अवाम में माने लेता हूं, झारखंड की अवाम नाराज थी। अब देखिए अगला स्टेट कौन सा होता है, वहां की भी आवाम भी हो सकता है नाराज हो जाए। वकार साहब, आपसे एक चीज और जान जी, 2000 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो हूटिंग कर सकते। सही बात है। चलिए, कांग्रेस आज इस स्थिति में आ गई है हरियाणा में। नहीं तो क्या आपको भी ये लगता है, वकार साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि किसी तरह से मोदी जी का जो जादू है, जो मोदी जी की हवा बनी हुई थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उसको बरकरार रखने के लिए ताकि असेंबली इलेक्शन तक वो मोमेंटम बना रहे, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं? क्या इसको असेंबली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीड, आई एग्रीड। मैं यहाँ पे एक बात कह दूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं और वकार साहब की जो बात है, मैं पहले कह चुका हूं कि मैं आशावान हूं कि भाजपा की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से इस घटना की तीव्र आलोचना होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर सख्त एक के बाद जो बात वकार साहब कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन एक के बाद एक तीसरी बार हो चुकी है, किसी तरह की बात नहीं है। मैं उसके आपके मन से डिमांड किया है मैंने कि इसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन जो मैं एक बात कह रहा हूं कि मोदी की लोकप्रियता और अपनी अलोकप्रियता भी इन राजनीतिक पार्टियों को देखना पड़ेगा। मोदी के सभा में हुई है, फैसल साहब ये सही कह रहे हैं। चलिए, एक बहुत अहम सवाल उठाया है और ये बात सलीम साहब ने भी कही थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गैर बीजेपी लोग हैं उनके साथ हो रहा है, लेकिन ये बताइए हिंदुस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है कि पूरा मुल्क एक आदमी की तरफ देख रहा है और पूरे तौर पे सिर्फ एक आदमी ही प्रोजेक्ट हो रहा है, एक ही आदमी है जिसको पूरे तरफ हर तरफ देखा जा रहा है, सारी एस्पिरेशन के लिए उसकी तरफ देखा के लिए भी उसकी तरफ। क्या ये एक अच्छी शुरुआत है? देखिए, मैं ये बात शुरू में भी मैंने इशारा किया कि ये एक बहुत ही जिस रुख पर हम जाने लगे हैं और इस इलेक्शन के नतीजे, जिस तरह का नतीजा निकाला गया है और उसकी आड़ में अब एक व्यक्ति, क्या हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि हमारा मानना तो यह है कि बीजेपी जैसी पार्टी को ये जो लोकतंत्र है जी, ये सूट करता ही नहीं है। ये तो मजबूरी है इनकी और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये इनके लिए बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई। तो ये इन्होंने ये पूरा इलेक्शन, हालांकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में जी, लेकिन इस इलेक्शन को इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तौर पर लड़कर और एक तरह से उसको वो रुख देने की कोशिश की है। और धीरे धीरे एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मैंने किसी और चैनल पे बीजेपी के हमारे एक वरिष्ठ नेता मेरे साथ थे, मैंने उनसे कहा कि इलेक्शन के नतीजे उस वक्त तक नहीं आए थे, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जा रहा था और एक व्यक्ति के पीछे चुनाव लड़ा जा रहा था, हम ये कह रहे थे कि देखिए इसका नुकसान सिर्फ देश को नहीं होगा, इसका नुकसान पार्टी को भी होने वाला है।
जिस पार्टी में व्यक्ति पार्टी से ऊपर हो जाता है वो पार्टियां खत्म हो जाती हैं। उन पार्टियों में वो बात नहीं रहती। व्यक्ति पार्टी से ऊपर हो जाता है, उस पार्टी को कहीं ना कहीं डिफीट देखनी पड़ती है, उसका जा रहे हैं, सवाल आता है। और इस पर एक बात जो यहाँ हमारे अजय जी ने भी इसको उठाया कि एफआईआर होनी चाहिए थी, एक्शन होना चाहिए था। देखिए, ये पॉलिटिकल एथिक्स की और डिसिप्लिन की बात है, यानी किसी को नाराजगी जताने और आप लेकिन मामला बिगड़ भी तो सकता है। नहीं, वोटिंग करने को आप किसी क्रिमिनल कोड में कैसे ला सकते हैं? और आप हर चीज पर एफआईआर, और जैसा कि बताया गया कि उसको अगर आप करना चाहेंगे तो फिर उसका जो दूसरा पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी सामने होगा। और वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारा मुल्क एक आदमी के इर्द गिर्द घूमने लगा है? क्या नरेंद्र मोदी वो धुरी हो गए हैं जिसके इर्द गिर्द पूरे हिंदुस्तान की सियासत आज चक्कर लगा रही है? लेते हैं एक ब्रेक। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो घर की चाबी या फिर गाड़ी की चाबी हमेशा साथ में जरूर होती है, जिसमें लगी होती है हमारी फेवरेट या कोई भी स्टाइलिश की चेन। तो अगर इन साधारण की चेन की जगह पर आपको ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की चेन मिल जाए जिसमें लगा हो कैमरा, ऐसी लाइट वेट बट पावरफुल की चेन जिसे आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि आज के समय में किसी पर भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। आनंद शॉपी आपके लिए लाए हैं क्रॉसेंट की चेन कैमरा। ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसमें है 3.2 मेगापिक्सल्स क्लैरिटी वाला कैमरा। इसमें है वन टच रिकॉर्डिंग फंक्शन जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वो भी क्लियर वॉइस के साथ, और साथ में आप स्टिल फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। ये बना है टॉप क्वालिटी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से। इसमें 16 GB तक कार्ड सपोर्ट की कैपेसिटी है। क्रॉसेंट की चेन कैमरा आता है की रिंग के साथ, जिसमें आप अपनी कोई भी कीज लगाकर हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। 400 रियाल की कीमत वाला ये की चेन कैमरा आपके लिए केवल 280 रियाल में। क्रॉसेंट की चेन कैमरा के रिकॉर्डेड वीडियोस और फोटोज को आप इसके साथ मिलने वाले USB केबल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। क्रॉसेंट की चेन कैमरा को आप जाने या अनजाने रूप में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, लेक्चर हो, या फिर आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हो। ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसमें है 3.2 मेगापिक्सल्स क्लैरिटी वाला कैमरा। क्रॉसेंट की चेन कैमरा के रिकॉर्डेड वीडियोस और फोटोज को अगर एंड्रॉइड मोबाइल में देखने के लिए सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो ऑर्डर देते समय हमारे एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछ लें। 400 रियाल की कीमत वाला ये की चेन कैमरा आपके लिए केवल 280 रियाल में। क्रॉसेंट की चेन कैमरा के साथ हम आपको देते हैं लाइफ टाइम सर्विस वारंटी। जी हाँ, लाइफ टाइम सर्विस वारंटी जो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगी। ऐसे एक्सक्लूसिव ऑफर्स आपको मिलते हैं सिर्फ आनंद शॉपिंग पे। तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे मिस्ड कॉल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे जल्दी ही संपर्क करेंगे। ये ऑर्डर आप आ सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए HDFC बैंक अकाउंट नंबर है 50100049000213 50100049000213। So order now. आनंद शॉपी आपके लिए लाए हैं क्रॉसेंट की चेन कैमरा। ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसमें है 3.2 मेगापिक्सल्स क्लैरिटी वाला कैमरा। इसमें है वन टच रिकॉर्डिंग फंक्शन जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वो भी क्लियर वॉइस के साथ, और साथ में आप स्टिल फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। ये बना है टॉप क्वालिटी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से, और इसमें 16 GB तक कार्ड सपोर्ट की कैपेसिटी है। क्रॉसेंट की चेन कैमरा आता है की रिंग के साथ।
जिसमें आप अपनी कोई भी कीज लगाकर हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। 400 रियाल की कीमत वाला ये की चेन कैमरा आपके लिए केवल 280 रियाल में। क्रॉस एंड की चेन कैमरा के रिकॉर्डेड वीडियोस और फोटोज को आप इसके साथ मिलने वाले USB केबल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसमें है 3.2 मेगापिक्सल्स क्लैरिटी वाला कैमरा। क्रॉस एंड की चेन कैमरा के रिकॉर्डेड वीडियोस और फोटोज को अगर एंड्रॉइड मोबाइल में देखने के लिए सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो ऑर्डर देते समय हमारे एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछ लें। 400 रियाल की कीमत वाला ये की चेन कैमरा आपके लिए केवल 280 रियाल में। क्रॉस एंड की चेन कैमरा के साथ हम आपको देते हैं लाइफ टाइम सर्विस वारंटी। जी हाँ, लाइफ टाइम सर्विस वारंटी जो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगी। ऐसे एक्सक्लूसिव ऑफर्स आपको मिलते हैं सिर्फ आनंद शॉपिंग पे। तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे मिस्ड कॉल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे जल्दी ही संपर्क करेंगे। ये ऑर्डर आप आ सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए HDFC बैंक अकाउंट नंबर है 50100049000213 50100049000213। So order now. केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। ऐसे ही टप्पा खाते हैं नजमा के अरमान, कभी ऊपर तो कभी नीचे, पर उम्मीद भी है कि दो कंधे मिल जाएंगे, ये दीवारें लांग जाएंगे। देखिए तुम साथ हो जब अपने। 1 सितंबर से सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पल पे। वजीर आला मोहतरम पृथ्वीराज चौहान की शफाफ हिकमत और कामयाब क़यादत में हमें बावकार जिंदगी मिली, हमें दर्जेदार तालीम की सहूलत मिली, तालिबात को तालीम के साथ महफूज हॉस्टल। अघाड़ी सरकार ने ही पहचाना हमारा अमन। कौमी एकजहती पर कायम रहने वाली हुकूमत महाराष्ट्र ने अक़लियतों की तरक्की के लिए एक पॉलिसी मुरत्तब की है जिस पर असरदार तरीके से अमल किया जा रहा है, जिसके असरात रियासत में नुमाया तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस काम को बढ़ावा देने के लिए हमें आपका ताउन चाहिए। अक़लियतों की तरक्की महाराष्ट्र की तरक्की है, इसीलिए महाराष्ट्र नंबर 1। अक़लियतों की मुकम्मल तरक्की की पॉलिसी को नाफिज करने के लिए कमर बस्ता आघाड़ी सरकार। डॉक्टर गिल, ठीक से देखिए, कुछ नहीं है। कुछ तो है, बहुत दिन से सिस्टर दीदी से नहीं मिला। कौन है ये सिस्टर दीदी? देखिए हमारी सिस्टर दीदी 1 सितंबर से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पल पे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जिस तरह से मोदी मय हो गया है पूरा हिंदुस्तान, क्या एक नई रिवायत शुरू हो गई है कि पूरा हिंदुस्तान जो है, पूरे हिंदुस्तान की जो सियासत है वो नरेंद्र मोदी नाम के धुरी के इर्द गिर्द घूम रही है। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लीडरान हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एक लीडर के बारे में ही सारी बातें हों और सिर्फ सारी चीजों को जोड़ करके उनसे देखा जाए। क्या ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सियासी सोच के पसमानदगी का भी इजहार है? सलीम साहब, मैंने यही कहा कि ये जो सोच है और जिस रुख पर हम जाने लगे हैं, ये इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और हम अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप के थ्रू इस तरह एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने से हमारा देश जो है डिक्टेटरशिप और हिटलरशिप की तरफ जाने का खतरा जो है वो हमारे सामने नजर आता है। कांग्रेस के जमाने में भी इंदिरा गांधी जब एक मर्तबा जब इस तरह की पोजीशन आई थी और उन्होंने इमरजेंसी लगाकर और पूरा वो किया था। आज हमको ये लगता है कि अभी कुछ सालों तक बार बार नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि 10 साल का वक्त दीजिए, 10 साल तक आप सब कुछ रोक दीजिए, 10 साल ये कर दीजिए। 10 साल का वक्त नरेंद्र मोदी को जनता देना दे, कांग्रेस ने दे दिया है। और दूसरा वो कांग्रेस की बात अलग है। कांग्रेस, हम तो कांग्रेस की ही गलती मानते हैं। कांग्रेस की गलतियों की वजह ही से इन लोगों ये इस काबिल नहीं थे कि सत्ता में आ सकें, और न ही इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। ये तो कांग्रेस संभाल नहीं सकी, कांग्रेस नहीं कर सकी पे दिया। हाँ, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से ही ये सांप्रदायिक और फैसिस्ट ताकतें इतनी ताकतवर हुई, सत्ता तक आई
और अब खुद कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई है। तो अभी तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनको क्या करना बहुत देर से है। लेकिन हमारा ये आलोक जी, आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आपने एक तो ऐसी पार्टी को बरसर इख्तियार लाया, उसकी सरकार बना दी जो शायद मुमकिन नहीं था, आपकी नाकामयाबियों की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन कांग्रेस की सियासत देखें या मुल्क की आजादी के बाद की सियासत देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा कह सकते हैं कि इमरजेंसी के पीरियड में एक ऐसा दौर आया था कि हर कुछ इंदिरा गांधी के हाथ में सिमट गई थी, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए, और वो एक ट्रेंड नहीं था। लेकिन जिस तरह से एक ट्रेंड के तौर पे और एक पूरी पैटर्न की तरह से ये चीजें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में भी पार्टी से बड़े हो गए हैं। पार्टी के सारे शीर्ष के नेता जो टॉप के लीडर थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या जिनका भी नाम लीजिए, और वो लोग जो आज पार्टी में हैं, सरकार में हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल हाशिए पे हैं और पूरा कॉल साहब यानी नरेंद्र मोदी साहब लेते हैं। क्या एक अच्छी शुरुआत है? देखिए, 2-3 प्रश्नों को आपने क्लब अप किया है। सबसे पहला तो हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। खासतौर पर 89-90 के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ, और कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से कुछ मजबूरियां रही, कुछ कमियां कांग्रेस पार्टी की भी रही। अगर आप पिछले 10 साल, अच्छी बात है आपने कांग्रेस की कमियों को मैं मानता हूं इस बात को। हम जो चीजें हमने काम किए लोगों के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए, उन चीजों को शायद हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए जिस तरह से उनको नकारात्मक। ये भी मान लीजिए कुछ काम आप नहीं कर पाए। हो सकता, बिल्कुल हुआ है, कुछ चीजें ऐसी कमियां रही होंगी जिनको हम नहीं कर पाए। खास करके अकलियत के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से बहुत वादे किए लेकिन कर नहीं पाए, और उसका नतीजा शायद प्रयास किया गया, हो सकता है कमियां रही हों। लेकिन जिस तरह से कोएलिशन की गवर्नमेंट थी और जिस तरह के घोटालों के आरोप लगे, कांग्रेस ने उसके बावजूद तत्परता से उनसे निपटने के लिए कार्य भी किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रही होंगी। इसका फायदा कहीं ना कहीं जो फासिस्ट ताकतें थी, जो हिटलरवादी ताकतें थी, खासतौर पर जो आरएसएस का जो ब्रेन पीछे से चल रहा था, उसने उसका फायदा उठाया है। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की असफलता रही है। लेकिन आज जो हो रहा है, पिछले 3-4 महीने से आप जो देख रहे हैं, 3-4 मुद्दों के ऊपर ये सरकार आई। सबसे पहला भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की। अभी आपने देखा होगा कल जो एम्स सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जो अस्पताल है उसके सीवीओ को हटा दिया गया। महंगाई के लिए हमने जो तमाम नारे दिए, तो आज भी जो सरकार है ये पूरी तरह से नारों पर चल रही है। नारों के लिए और झूठ बोलने के लिए इस मुल्क के अंदर कोई टैक्स नहीं है, और मोदी जी उस चीज को करते चले जा रहे हैं। लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे लोगों की वजह से भी कोई ना कोई इस तरह की बयानबाजी रही जिसकी वजह से इनको फायदा मिला। लेकिन बहुत जल्दी पर्दाफाश हो रहा है, धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती चली जा रही है। जो एक हमारी जमहूरियत, एक व्यक्ति के पीछे कि धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती जा रही है, लेकिन आपके जो मुखालफिन है भारतीय जनता पार्टी वाले, वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। और अभी आप देखिए एक एक करके सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, और ये जो रीजनल जो शत्रप थे, जो लीडरान थे, वो कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव का है, और पूरी सियासत एक जमाने में मुलायम सिंह के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन जिस तरह की हालात बन रहे हैं, क्या मुलायम सिंह यादव और उनके तरह के जो दूसरे लीडरान हैं वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे? चलिए, वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, वकार साहब, उनसे आसिम वकार साहब, उनसे जानते हैं कि क्या मोदी के आने के बाद ये रीजनल लीडर्स है, इनकी अहमियत कम हो रही है? वकार साहब, देखिए, माननीय नेताजी के बारे में मैं एक बात साफ कर दूं जी। पूरे हिंदुस्तान में अकेला एक ऐसा नेता, हमारा नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनकी पार्टी की पैदाइश सेकुलरिज्म पर पड़ी है। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में और बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए थे लालू जी और माननीय नेताजी हमारे उत्तर प्रदेश में जी, उस वक्त आप लोग को पता है हालात किस तरह के थे। लेकिन माननीय नेताजी ने वोटों की राजनीति नहीं की। अगर वो वोटों की राजनीति करते तो मेजॉरिटी की तरफ जाते। उन्होंने इंसानियत, इंसाफ और एक अल्पसंख्यक समुदाय को बचाने की, उनकी हित की राजनीति की, और समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। नहीं, क्या आजम खान का जो बयान था वो भी आप उसको भी उसी नजरिए से देखते हैं? आजम खान जी कहते हैं कि कारगिल पे जो लड़ाई लड़ी गई वो मुस्लिम समाज के युवकों ने लड़ी। मुझे अभी पूरी बात कर लेंदी, फिर मैं वकार साहब आपकी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आलोक शर्मा कांग्रेस के आपसे कुछ पूछा चाहते हैं। कार्यकर्ता लग रहे हैं, पत्रकार नहीं लग रहे हैं। नहीं, आपसे आलोक शर्मा सवाल कर रहे हैं कांग्रेस के तर्जुमान। दूंगा बीजेपी समझकर। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अजय कुमार ने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, आलोक कुमार ने आपसे सवाल पूछा है। जी, तो ये मैं अभी इनसे पूछता हूं आपसे कि क्या 86 में मस्जिद का शिलान्यास कराना और ताला खुलवाना
और भारतीय जनता पार्टी को मौका देना हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर सर चढ़कर उनके सर पर उछलने का, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आलोक शर्मा, जो आपका बयान आया है, आप बताइए, जो आपका बयान आया है ये कि मुसलमानों के सर चढ़ने का, क्या ये कि राष्ट्रीय सचिव को शोभा देता है? नहीं, मैं राष्ट्रीय सचिव नहीं हूं प्रदेश। चलिए, प्रदेश के भी होंगे, आप एक नेशनल चैनल पर आकर इस तरह का बयान दे रहे हैं किसी कौम के लिए, क्या ये ठीक है? गलत है ये। आप लोग भी और भाजपा भी, भाजपा किसी चीज को शुरू करती है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम आप नहीं करते हैं। आप दोनों लोगों की शह और मात का खेल चलता रहता है, दोनों की मिली भगत है। एक समुदाय को खुश करने का प्रयास करता है, दूसरा दूसरे समुदाय को खुश करने का प्रयास करता है। इसके अलावा आप दोनों की कोई राजनीति नहीं है। और जब जब सांप्रदायिकता के ऊपर चुनाव लड़ा गया है तब तक कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, और जब जब सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ा गया है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को फायदा हुआ है। लेना चाहिए आप अपनी पार्टी के बजाय। आसिम वकार साहब, ये तो आपके ऊपर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी मिली भगत है, आप शहमात का खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रहे हैं। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जिस तरह से मोदी का उदय हुआ है, मोदी मंजर आम पे आए हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, जयललिता हो, ममता हो, ये सारे लीडर धीरे धीरे करके कमजोर होते जाएंगे और इररिलेवेंट हो जाएंगे? देखिए, कोई कमजोर नहीं होगा। मैं बता दूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, क्योंकि ये सवाल सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री का नहीं है, श्री प्रधानमंत्री जी का नहीं है, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूती का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर अब इस वक्त आप भूल गए, एक नाम मैं दे देता हूं, अमित शाह जी का। जी। अब इस वक्त जो बीजेपी पर काबिज हो रहे हैं वो दो लोग हो रहे हैं, उस्ताद और शागिर्द। ये उस्ताद शागिर्द की पार्टी हो गई, उस्ताद और शागिर्द की हुकूमत चल रही है जी। और ये दोनों मिलकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर रहे हैं, बहुत दिन दूर नहीं है कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखेंगे कैसा हाहाकार मचेगा, ये दोनों जब कब्जा करना शुरू कर देंगे। इसके बारे में तो वकार साहब भाजपा ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं खुशफहमी है समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, या जो बीजेपी के मुखालफिन है कि बहुत जल्दी इनमें कुश्ती होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, मैंने अपनी बात रखी है। जी जी। इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी बात रखी है कि जिस तरह से ये आप अभी कहते हो ना मोदी जी नहीं, मोदी जी और शाह जी, इनको पूरा नाम लीजिए, ये दो एक जोड़ी आई है जो हिंदुस्तान पर भारतीय जनता पार्टी पर काबिज होना चाहती है। और हमारे देश का जो अवाम है बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार है। मानता हूं कि इमोशनल है, सीधा है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो कब तक बेवकूफ बनेगा? इन्होंने तो चलिए अजय कुमार से पूछ लेते हैं। अजय कुमार जी, आपने सुना जो बात कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं आसिम वकार साहब कि ये शहमात का खेल नहीं है, जिस तरह से अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का खेल है, ये लोग जल्दी समझ जाएंगे और उनकी पार्टी भी समझ जाएगी। और किसी न किसी तरह से उसके इशारे भी मिल रहे हैं कि एक एक करके जो सीनियर लीडर थे बीजेपी के, वो किनारे कर दिए गए हैं पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो ग्रुप है वो हावी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कमजोरी आएगी, और जिस तरह का मामला चल रहा है हो सकता है उन लोगों में आपस में किसी तरह की कोई तकरार हो? देखिए, मैं दो बातें यहां पे कहना चाहूंगा कि निरंकुशवादी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। अगर भाजपा में ऐसा हो रहा है और भाजपा उस तरफ बढ़ रही है तो निसंदेह ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप ये मानते हैं कि एक आदमी के इर्द गिर्द सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन उससे बड़ा सवाल और उससे बड़े अपराधी तो ये सियासतदान हैं, जिसमें उनकी पार्टी कांग्रेस। अगर देश के अंदर ऐसी स्थितियां बन रही है तो आप इंतजार कर रहे हैं, आप सड़कों पे निकलिए, आप जनता को कन्विंस कीजिए। कहीं ना कहीं फेल्योर तो ये देश के विपक्षी पार्टियों का भी है। इस स्थिति के लिए जनता ने अगर वहां पहुंचा दिया कि जनता आज कह रही है कि हमें चलो अपने हक के लिए, अपने बेहतरी के लिए एक तानाशाह चाहिए, तो क्या यह व्यवस्था हमें सोचने पर कि जनता के उस फासिस्ट सोच पे, जिसको आप फासिस्ट
फासिस्ट ताकतें हवा में नहीं आ जाती, उसको कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिलता है। तो जो जनता के बीच में निराशा की यह इतनी बड़ी खाई है, तो क्या उसके लिए देश की दूसरी राजनीतिक ताकतें जिम्मेवार नहीं है? क्या मुलायम सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी फेलियर है सिस्टम, नरेंद्र मोदी पश्चिमी घाट से उठते हैं और दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं जी, और आप लखनऊ से दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं, आप पटना से दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, नीतीश कुमार बड़े नेता थे, लालू यादव बड़े नेता थे, या इनके दिग्गज बड़े नेता थे सोनिया गांधी। वकार साहब से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर आएंगे सलीम साहब। वकार साहब ये कह रहे हैं अजय कुमार कि कहीं ना कहीं ये जो लीडरान है उनका फेलियर है कि वो गुजरात से आकर दिल्ली पे काबिज हो गए और उनको हुकूमत मिल गई, और मुलायम सिंह यादव जो हर हाल में उनसे बड़े लीडर हैं वो ऐसा नहीं कर पाए। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये फेलियर दूसरी पार्टीज की भी है? नहीं, कोई फेलियर नहीं है। और मैं बिल्कुल साफ कर दूं फैसल भाई, आपके चैनल से पहले जी काफी पहले मैं एक चैनल पे बोल रहा था जी, तो उस वक्त सहारनपुर का ये सरदारों वाला झगड़ा नहीं हुआ था। मेरी बात सुन लीजिएगा पूरी तो आपकी समझ में आ जाएगी जी। मैं ईटीवी उर्दू पे बोल रहा था जी, तो उस वक्त ये झगड़े नहीं हुए थे। मैंने उनसे कहा था कि चुनाव हो गया है जी, और अब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश पे कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया हथकंडा मुझे लग रहा है अपनाएगी। कहीं ना कहीं उसने जिस तरह से सबको हिंदू कर दिया है, अब वो दलितों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करेगी, सरदारों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करेगी, जैनों को बुद्धों को खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करेगी, और एक मुहिम चलाएगी कि जब चुनाव आए और वोट देने की नौबत आए तो जो अन्य धर्म और जातियां हैं वो मुसलमानों के खिलाफ वोटिंग करें। ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की थी और कहीं ऐसा नहीं है। ईमानदार नेता है हमारे। चलिए एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पे, कहा कि अगर वो चाहते 89 में अगर चाहते तो मेजॉरिटी वोटों की हुकूमत राजनीति करते और मेजॉरिटी के वोटों पर कब्जा करने के लिए वो राजनीति करते, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी छोड़ दी। उन्होंने हक और इंसाफ की बात। आपके पास वापस आऊंगा वकार साहब। इंजीनियर सलीम साहब के हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने सुना जो बात कह रहे हैं वकार साहब? हाँ, मुझे एक बात तो समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनसे कहनी है और कांग्रेस के नुमाइंदे इनसे भी कहनी है कि देखिए, आप सारा इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, ये बात सही है। ये देश जानता है कौन दंगे कराता है, ये बात अजय कुमार भी कह रहे हैं। ये कौन दंगे कराता है, कौन नफरत फैलाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इतने सालों से हुकूमत रही, आप दंगे कराने वालों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? आप दंगे कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? जब सहारनपुर में और यहाँ दंगे हुए, यकीनन इससे पहले भी हुए, आपके जो उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी वो वेल में आते हैं और कहते हैं बहस कराइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, पहली बार वो वेल में आए और बहस कराइए। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, जब पूरा देश और देश की माइनॉरिटीज खास तौर से चीख चीख कर कह रही थी कि आपका अब दूसरा टर्म भी जा रहा है, आप कम्युनल वायलेंस बिल आप पास करिए, इन लोगों के हाथ जो दंगा करने वाले लोग हैं इनके हाथ पकड़िए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को मौका दिया, आलोक शर्मा वो लोग भी नहीं कार्रवाई कर पाए। आलोक शर्मा से जान लेते हैं कि एक बिल की बात इन्होंने उठाई कि अगर वो आ गया होता तो कम से कम दंगाइयों पे कुछ लगाम लग सकती थी। ये आप नहीं कर पाई, ये आपकी फेलियर है, मानिएगा। देखिए, 2 बार बिल को प्लेस किया गया, बिल को भी यूपीए सरकार ने आप मेरा उत्तर सुन लीजिए। आप तेलंगाना बिल को पास कराने के लिए आपका सीएम धरने पर बैठ गया, उसको आप पास कराने, और आप कम्युनल वायलेंस बिल के लिए आप कह रहे हैं इतनी, जब तेलंगाना में आपका मुख्यमंत्री धरने पर, तेलंगाना के ऊपर क्या क्या हुआ वो भी देश ने देखा है। हम बिल लाना चाहते थे, तेलंगाना का बिल और कम्युनल वायलेंस का बिल दोनों को आप बराबर नहीं रख सकते। अपने जनता द्वारा नकारे जाने को लेकर आप चिंतित नहीं हैं और एक रोमानी दुनिया में आप रहना चाहते हैं, 89 को याद करना चाहते हैं, 90 को याद करना चाहते हैं। देश की राजनीति आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया है खत्म हमारे पास। ये गर्मा गर्म बहस हम चाह रहे थे कि और जारी रहे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की बातचीत हुई उससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि लाख नरेंद्र मोदी के ऊपर आप ये इल्जाम लगाएं कि उनके वजह से चीजें हो रही हैं और उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो उनके लोगों के जरिए हो, चाहे दूसरे लोगों को हुट करने के जरिए हो। लेकिन इसके साथ साथ हर आदमी इस बात से भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक करता हुआ दिखा कि इसमें कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां उनकी भी कमजोरी रही है। अगर वो अपने कामों को या अपने चीजों को सही तरीके
तरीके से आगे रखते तो शायद इस तरह की चीजें नहीं होती। अब जो सिस्टम हो गया उसमें जाहिर सी बात है पूरे लोग चूंकि कहीं ना कहीं सिस्टम से नाराज हैं तो उनको एक शायद उम्मीद दिखती है, उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन ये कितनी दिन तक ये मामला चलेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लग रहा है जैसा सलीम साहब कह रहे हैं कि लोगों का जो मोह है वो भंग हो रहा है। इसी तरह की बात वकार साहब ने भी की। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे खुली बहस में। फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।